बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज हम चैप्टर 3 फोर्सेस एंड मोशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का और इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल मोशन करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यानी कि हम उसको इनिशियली एक फोर्स के तहत पुश कर देते हैं और उसके बाद उसकी जो मोशन है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है। टू डायमेंशनल मोशन experienced by an object or particle that is thrown near the earth's surface and moves along a curved path under the action of gravity only। टू डायमेंशनल का मतलब ये है कि जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस एट ए टाइम उसमें ऑब्जेक्ट की मोशन होगी तो उसको टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। थ्री डायमेंशनल ऐसी होती है जिसमें तीन एक्सेस इन्वॉल्व हों, यानी कि एक्स वाई और जी। तो यहाँ पर हम टू डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे और जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि उस पर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स अप्लाई हो रही होगी। और वो ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो करेगा उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले इसकी एग्जांपल देख लें कि एग्जांपल्स में जो फर्स्ट एग्जांपल है फुटबॉल और क्रिकेट बॉल हिट इनटू एयर के एग्जांपल के तौर पर हम फुटबॉल को एयर में किक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया गया है और ये वाई एक्सिस है। तो फुटबॉल को हिट किया तो फुटबॉल एट ए टाइम एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। तो ये जो इसकी मोशन है इसको प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देते हैं। इसी तरह शेल फायर्ड फ्रॉम कैनन, ये दूसरी एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन की। और अगर हम किसी पहाड़ के ऊपर खड़े होकर कोई पत्थर नीचे फेंकते हैं तो उसकी जो मोशन होगी वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। कोई भी ऐसी मोशन जो टू डायमेंशनल मोशन होगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देंगे। अब हम इसकी प्रॉपर डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर ए प्रोजेक्टाइल देखेंगे, यानी कि प्रोजेक्टाइल के लिए जो वेलोसिटी है वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं ए प्रोजेक्टाइल विच इज़ थ्रोन विद सर्टेन वेलोसिटी वी नॉट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। कि एक प्रोजेक्टाइल हम कंसिडर करते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट को वी नॉट वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया है, वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। From the figure, we see that the horizontal component of the velocity remains constant throughout the figure। इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है जो ग्रीन कलर के एरो से शो किया गया है वो क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। बेसिकली इसमें जो मोशन है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, तो इस वजह से सिर्फ जो चेंजिंग आएगी वो वाई कंपोनेंट में आएगी, एक्स कंपोनेंट एज इट इज़ रहेगा। whereas the vertical component of the velocity changes uniformly and is zero at the highest point। और जो vertical component है वो change हो रहा है with respect to time, टाइम के साथ साथ वो change हो रहा है। तो जब maximum point पे पहुंचता है तो यहाँ पे जो vertical component है वो ज़ीरो हो जाता है। बेसिकली यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये शो किया हुआ है, जहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है यहाँ पे कम हुआ तो यहाँ पर आकर ज़ीरो हो जाता है, फिर डाउनवर्ड होगा। यहाँ पर जब मैक्सिमम पहुँचने के बाद बॉल नीचे की तरफ मूव करेगी या कोई भी प्रोजेक्टाइल जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो डाउनवर्ड मूव करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वी वाई कंपोनेंट वो डाउनवर्ड हो जाएगा। To find the velocity v of the projectile at certain time t, we have to find its x and y components at that time। कि इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी v फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x और y कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं सबसे पहले, क्योंकि जो इसकी मोशन है वेलोसिटी की वो दोनों एक्सेस में एट ए टाइम हो रही है। तो अब हम देखते हैं इसको, पहले एक्स एक्सेस फाइंड करेंगे अलोंग एक्स एक्सेस बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो एक्स एक्सेस के अलोंग हमने इसको लेना है, इस वजह से साथ एक्स लगा दिया है। एफ के वेलोसिटी इनिशियल, फाइनल और एक्सेलरेशन के साथ हमने एक्स लगा दिया है। अब यहाँ पर वी एफ एक्स, वी आई एक्स और ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो वी एफ एक्स जहाँ पर वी एक्स के इक्वल होगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जहाँ पर है उसका एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी और इसका एक्स कंपोनेंट मैंने बताया था कि थ्रू आउट दी प्रोजेक्टाइल उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो सेम रहता है, तो वो वी एक्स ही रहेगा, यानी कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो वो वी एक्स रहेगा। और वी आई एक्स क्या होगा, वो इनिशियल वेलोसिटी, जिस इनिशियल वेलोसिटी के तहत उस प्रोजेक्टाइल को हिट किया गया, थ्रो किया गया, तो वो क्या आती है, वो वी नॉट वेलोसिटी से उसको थ्रो किया गया था, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा होगा।
तो इस वजह से वी आई एक्स इक्वल होगा वी नॉट कॉस थीटा के, और ए एक्स इक्वल होगा 0 के, यानी कि एक्सरलेशन अलोंग एक्स एक्सिस। पहले इसकी डेफिनेशन में ही बता दिया गया था कि जो मोशन होती है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, और ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी जो है वो अल्टीट्यूड पे डिपेंड कर रही होती है, इस वजह से हॉरिजेंटली जो एक्सरलेशन होगा वो 0 होगा। हाँ, अगर y होता, ए वाई होता, y कंपोनेंट के अक्रॉस इसका एक्सरलेशन होता तो उसकी वैल्यू हम ज़रूर लिखते। x कंपोनेंट के अक्रॉस जो एक्सरलेशन है वो 0 होगा। टाइम को एज इट इज़ t लिखेंगे, तो ये तमाम वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो वी एफ एक्स की जगह पर वी एक्स आ जाएगा, वी आई एक्स की जगह पर वी नॉट कॉस थीटा आ जाएगा, और एक्सरलेशन ए एक्स ये 0 पुट कर देंगे इंटू टी आ जाएगा। तो वी एक्स इक्वल आ जाता है वी नॉट कॉस थीटा के, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ये सारी 0 हो जाएगी, यही रह जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसके बाद हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं। अलॉन्ग वाई एक्सिस बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ वाई इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी, वही इक्वेशन ऑफ मोशन है, सिर्फ x की जगह पर y कंपोनेंट हमने लिया है, क्योंकि इस वक्त हम जो मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो वेलोसिटी है वो y कंपोनेंट पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर वी एफ वाई किसकी इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी y कंपोनेंट पे। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है y कंपोनेंट की, v नॉट y है, ये मूव करना शुरू हुआ वी वाई, जहाँ पर 0 हुई, फिर वी वाई, और जहाँ पर फाइनल मर जाकर इसका जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो वी वाई है, तो वी एफ वाई वी वाई के इक्वल होगा। और वी आई वाई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v नॉट थी, इसका जो y कंपोनेंट होगा वो v नॉट साइन थीटा के इक्वल होगा। y कंपोनेंट के अक्रॉस साइन थीटा आता है, x कंपोनेंट के अक्रॉस कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा हमने x कंपोनेंट में लिखा था, तो y कंपोनेंट के साथ हम v नॉट साइन थीटा लिखेंगे। और इसी तरह ए वाई हमारे पास माइनस जी के इक्वल होगा। जो एक्सरलेशन है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो क्या होगा, एक्सरलेशन जो है वो वाई कंपोनेंट के अक्रॉस माइनस जी के इक्वल होगा। हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इनिशियली अपवर्ड थ्रो किया है, तो हमने फोर्सेस को खुद प्रोवाइड किया यहाँ सर, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है, तो इनिशियली हमने जो इसको पुश दी है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी थी, इस वजह से हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस डी लिखेंगे, कि ऑब्जेक्ट जब अपवर्ड मूव करता है तो उसकी जी की वैल्यू माइनस होती है। टी को हम एज इट इज़ टी ही लिखेंगे। ये तमाम वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। वी एफ वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, वी वाई, वी आई वाई के जगह पर वी नॉट साइन थीटा आ जाएगा, और ए वाई माइनस डी के इक्वल है, और टी साथ एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आ जाएगी वी वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ये दो इक्वेशंस आ गई। इन दो इक्वेशंस की मदद से हम इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे, जो v का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए फार्मूला है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो फाइंड करने के लिए फार्मूला है, v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर होता है। इसमें हम वी एक्स और वी वाई की वैल्यूज पुट कर देंगे, जो हमने पिछली स्लाइड में फाइंड की हैं। वी एक्स की वैल्यू वी नॉट कॉस थीटा और वी वाई की वैल्यू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी पुट कर दी। तो ये हमारे पास उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाता है जिस वेलोसिटी के तहत वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है। इसके बाद हमने इसका एंगल फाइंड करना है, तो एंगल के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई ओवर वी एक्स होता है। तो हमने इसको फाई एंगल कंसिडर करके फाई इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई ओवर वी एक्स कर दिया। जिस तरह हमने यहाँ पर वी एक्स और वी वाई की वैल्यूज पुट की हैं, इस फार्मूले में भी वी वाई और वी एक्स की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास एंगल फाइंड करने के लिए जो फार्मूला आ जाएगा, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा आ जाता है। इसके बाद हमारे पास मैक्सिमम हाइट है, कि वो प्रोजेक्टाइल जब मूव कर रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम हाइट से होता हुआ वापस आता है जिस पॉइंट पे उसने हिट करना है। तो बेसिकली वो एक पीक पॉइंट पर पहुंचता है, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है। वो मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड करनी है कि वो कितनी हाइट तक ऑब्जेक्ट वो पहुंचेगा। तो मैक्सिमम हाइट है क्या, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पोजीशन लेवल प्रोजेक्शन लेवल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यानी कि जिस पॉइंट से हमने प्रोजेक्शन स्टार्ट की उसके लेवल से जो क्या होगा, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होगा, उसको मैक्सिमम हाइट का नाम देंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
Consider a projectile which is thrown with certain velocity v naught making an angle theta with the horizontal. कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको v नॉट वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया है और वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है. टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस. मैक्सिमम हाइट फाइंडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं जो मैक्सिमम हाइट है वो इस लेवल से वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं. कि यानी कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये मैक्सिमम इस पॉइंट तक पहुंचता है, तो ये हाइट हमने चेक करनी है. तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र. तो हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे क्योंकि जो हाइट है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है. हाइट वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है, तो हम 2ay इक्वल टू वी एफ वाई स्क्र माइनस वी आई वाई स्क्र, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और जो डिस्टेंस है उनके वाई कंपोनेंट हम लेंगे. तो इसमें हमारे पास ये टर्म्स पुट कौन सी करनी है, यहाँ पर जो वी एफ वाई है वो जीरो के इक्वल होगा. वी एफ वाई जीरो के इक्वल, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट, उसको हम क्या लेंगे, वी वाई लेंगे, तो वो हमारे पास जीरो होगी. यानी कि जो वेलोसिटी है उसका वाई कंपोनेंट इस पॉइंट पर फाइनल पॉइंट पे, बेसिकली फाइनल पॉइंट हम जहाँ पे ये लेना है, ये पॉइंट नहीं लेना, मतलब जिस मैक्सिमम पॉइंट तक वो ऑब्जेक्ट पहुंचा है. तो वहाँ पर हमने पहले बताया था कि मैक्सिमम पॉइंट पे जाके जो वी एफ वाई है वो ज़ीरो हो जाता है. तो इसका मतलब क्या है कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो वहाँ पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है. तो हम क्या करेंगे कि इसको ज़ीरो पुट करेंगे. ये फर्स्ट डायग्राम में आपको वहाँ पर डायग्राम की मदद से दिखाया भी था. और वी आई वाई वी नॉट साइन थीटा की इक्वल होगा, यानी कि वी आई वाई इनिशियल वेलोसिटी, जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया वो वी नॉट थी, और इसका वाई कंपोनेंट वी नॉट साइन थीटा आएगा. और ए वाई हमारे पास माइनस जी के इक्वल होगा. एक्सेलरेशन हमने जब इसको थ्रो किया है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी था, तो जी के साथ माइनस का साइन आएगा, ए वाई इक्वल टू माइनस जी. और एस वाई को हम एच लेंगे, यानी कि हाइट जो है वर्टिकल हाइट का जो वर्टिकल डिस्टेंस का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हाइट लेंगे. तो ये तमाम वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो ये हमारे पास आ जाता है 2ay की जगह पे माइनस जी आ जाएगा, sy की जगह पर h आ जाएगा. और इसी तरह जो हमारे पास 2fy स्केयर था उसकी जगह पर ज़ीरो आ जाएगा. और फिर माइनस वी आई वाई स्केयर, तो वी आई वाई की वैल्यू वी नॉट साइन थीटा थी, तो माइनस वी नॉट साइन थीटा स्केयर लिख दिया. इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. ये माइनस 2g इक्वल हो जाएगा माइनस वी नॉट स्केयर साइन स्केयर थीटा के, जहाँ से h इधर ही रहेगा क्योंकि हमने h हाइट फाइंड करनी है. तो ये माइनस 2g उधर जाकर ये माइनस माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा और 2g सिर्फ इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा. तो ये हो जाएगा h इक्वल टू वी नॉट स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2g. इसके बाद हम इस मैक्सिमम हाइट के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर रहे हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने मूव करने में कितना टाइम लिया है, वो ऑब्जेक्ट कितने टाइम के लिए इन एयर रहा है, यानी कि फ्रॉम द प्रोजेक्शन टू द इम्पैक्ट, जिस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक जो टाइम होगा वो हम फाइंड करेंगे. तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर इम्पैक्ट तक जितना टाइम लिया है उसने उस प्रोजेक्टाइल ने, उसको हम क्या नाम देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम देंगे. तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. कंसिडर ए प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन विद सर्टेन वेलोसिटी v नॉट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल. एक ऑब्जेक्ट को v नॉट वेलोसिटी के साथ हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए उसको थ्रो किया गया. टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं वाई एक्सिस के अक्रॉस. वाई एक्सिस के अक्रॉस हम क्या करने लगे हैं, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज करेंगे. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, एस वाई इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्केयर. इसमें अब जो ये सिंबल्स हैं, जो क्वांटिटीज़ हैं, वो हम क्या पुट करेंगे, एस वाई हमारे पास ज़ीरो होगा. एस वाई क्यों ज़ीरो है, बेसिकली हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करनी है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये जो पाथ है इसको हम लीनियर कंसिडर करेंगे, एक लाइन में कंसिडर करेंगे, स्ट्रेट लाइन में.
तो स्ट्रेट लाइन में जब हम कंसिडर करते हैं तो बेसिकली वहाँ पे हमें जो अगर हम वर्टिकली बात करें तो वर्टिकली डिस्टेंस जीरो होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपवर्ड उसमें मूव नहीं करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेगा। तो हम क्या करेंगे, वाई कंपोनेंट जो डिस्टेंस का है वो जीरो लेंगे। इसके बाद जो दूसरा है वी आई वाई, हमारे पास किसकी इक्वल होगा, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, वो वी नॉट साइन थीटा की इक्वल होगा। और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ए वाई, तो ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो वो माइनस जी आएगा। या हमने पिछले दो में भी माइनस जी ही एज इट इज लिया था। क्यों लिया है माइनस, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन हमने स्टार्ट की ये अगेंस्ट दी ग्रेविटी थी। जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करता है तो हम जी की वैल्यू माइनस लेते हैं, तो इस वजह से जो फोर्स इसको प्रोवाइड की वो अगेंस्ट दी ग्रेविटी थी, तो जी की वैल्यू माइनस लेंगे। और टी को हमने कैपिटल टी लिख दिया, जो टाइम है उसको कैपिटल टी लिख दिया, यही हमने फाइंड करना है इस वजह से। तो हम वैल्यूज इसकी तमाम ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। एस वाई की जगह पर जीरो आ जाएगा, वी आई वाई की जगह पर वी नॉट साइन थीटा एज इट इज लिख दिया, टी की जगह पर कैपिटल टी आ जाएगा, और वन माइनस वन बाई टू ए वाई माइनस जी था तो वो जी इधर लिख दिया, और माइनस मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया है, तो टी स्केयर कैपिटल टी का स्केयर आ जाएगा। जी हाफ जी टी स्केयर हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इस तरफ क्या रह जाएगा, वी नॉट साइन थीटा टी। इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो ये एक टी इस टी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ हाफ जी टी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा रह जाता है। और फिर क्या होगा कि टी इधर ही रहेगा, तो ये टू उधर जाकर मल्टीप्लाई होता है और जी इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, टी इक्वल टू टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। यानी कि इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हमारे पास प्रोजेक्टाइल की रेंज रह गई है। रेंज क्या है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर इम्पैक्ट तक जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है उसको हम क्या नाम देते हैं, रेंज का नाम देते हैं। तो अब हम यहाँ पर उस प्रोजेक्टाइल मोशन, जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था उसकी हम रेंज फाइंड करते हैं। तो कंसिडर ए प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन विद सर्टेन वेलोसिटी वी नॉट, एक प्रोजेक्टाइल जिसको सर्टेन वेलोसिटी वी नॉट के साथ थ्रो किया गया है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, वो क्या कर रही है, हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। टू फाइंड द मैक्सिमम रेंज वी यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैक्सिमम रेंज का मतलब ये है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग यूज करेंगे, एस एक्स इक्वल टू वी आई एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्केयर। ये एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, उसका वो जो इक्वेशन है एक्स एक्सिस के अलोंग हम यूज कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। यहाँ पर वी आई एक्स इक्वल टू होगा वी नॉट कॉस थीटा के। वी आई एक्स यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया है उसका एक्स कंपोनेंट वो वी नॉट कॉस थीटा आएगा। उसके बाद दूसरा एस एक्स है, एस एक्स क्या है, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, वो रेंज है जो हमने फाइंड करनी है, आर का नाम दिया है उसको। और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो है, सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है और उसको भी हम माइनस डी लिया करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो रहेगा। उसके बाद जो टाइम पीरियड है टी, टी इक्वल होगा टी इक्वल टू टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये क्या है, ये जो हमने टाइम पीरियड फाइंड किया था ये वो है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया है इससे पिछली स्लाइड में, हम वो पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये तमाम वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा एस एक्स की जगह पर आर आ गया, ये जो हमने कंसिडर किया था, और वी आई एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा, वो यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद टी की जगह पर टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये आ गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए एक्स, जीरो है वो जीरो लिख दिया, टी टी स्केयर है तो टी की वैल्यू टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, इसका होल स्केयर आ गया। ये सारी वैल्यू आपके पास, ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, ये जीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो ये जीरो हो जाएगा, बाकी यही चीज़ रह जाएगी, आर इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इन टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ से इस वी नॉट को वी नॉट से मल्टीप्लाई करके वी नॉट स्केयर डिवाइडेड बाई जी अलग कर लेंगे और टू साइन थीटा कॉस थीटा अलग कर लेंगे। ये देखें, आर इक्वल टू वी नॉट स्केयर डिवाइडेड बाई जी इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा, इनको सिंप्लीफाई किया है तो ये हमारे पास हासिल हुआ। अब मैथ में पढ़ते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है साइन टू थीटा के, तो इसकी जगह पर साइन टू थीटा लिख देंगे,
यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी r इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। इस फार्मूले के ज़रिए से हम प्रोजेक्टाइल की रेंज फाइंड किया करते हैं। रेंज के बाद हमारे पास बात आती है कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, यानी कि हम किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल थ्रो करें तो क्या हो कि रेंज जो है वो मैक्सिमम आए। तो सिंस द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द साइन ऑफ एनी एंगल इज़ 1, जो मैक्सिमम वैल्यू है साइन एंगल की वो क्या है 1 है, तो इस वजह से साइन 2 थीटा मैक्सिमम उस वक्त होगा जब वो इक्वल टू 1 होगा। यानी कि साइन 2 थीटा साथ मैक्सिमम लिख दिया इक्वल टू 1, जब 1 की इक्वल होगा तो तब ये एंगल क्या होगा मैक्सिमम होगा, इस वजह से इसके साथ मैक्सिमम लिख दिया है। तो 2 थीटा मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा जब उस तरफ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 हमारे पास 90 डिग्री के एंगल होता है, 2 इधर जाकर डिवाइड होगा तो थीटा मैक्सिमम इक्वल टू 90/2, थीटा मैक्सिमम इक्वल आ जाता है 45 डिग्री के। यानी कि 45 वो एंगल है कि जिस एंगल पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करें तो प्रोजेक्टाइल किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करें तो वो क्या करेगा मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है टू प्रोजेक्शन एंगल्स फॉर द सेम रेंज, कि सेम रेंज के लिए कौन से दो प्रोजेक्शन एंगल होंगे। कि हम चाहते हैं कि जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे गिरे, तो उस डिस्टेंस पे फेंकने के लिए दो सेम एंगल्स कौन से होंगे। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v नॉट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज केप्ट कांस्टेंट, g को हम कांस्टेंट कर दें और v नॉट को कांस्टेंट कर दें, देन देयर आर टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे हैं विल हैव द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, उनकी जो रेंज है वो सेम होगी। और वो कौन से होंगे, सम ऑफ एंगल्स मेक्स 90, कि हम दो एंगल्स को ऐड करें और उनका सम 90 की इक्वल आए तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे, वो ऐसे एंगल्स होंगे जिन पे रेंज सेम रहे। जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में दिखाया गया है कि ये हमारे पास जो डिस्टेंस है सपोज x1 x2 x3 है, तो x3 पॉइंट पे एक 15 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल हो तो वो भी x3 पॉइंट पे पहुंचेगी, और दूसरी 75 पे हो तो वो भी यहीं पर पहुंचेगी। इसी तरह जो x4 है अगर 30 डिग्री के एंगल पर है तो तब भी यहाँ पर पहुंचेगी, और अगर 60 डिग्री के एंगल पर हम थ्रो करेंगे तब भी इसी पॉइंट पे आकर गिरेगी। यानी कि ऐसे कोई से भी दो एंगल जिनको ऐड करने से आंसर 90 आए तो उनकी जो प्रोजेक्टाइल एंगल्स हैं वो सेम होंगे, वो सेम रेंज पे होंगे। वो दो एंगल्स जिनको ऐड करें तो आंसर 90 आए उनकी जो रेंज होगी वो सेम होगी। जैसे 75 और 15 90 आता है वो एक ही पॉइंट पर आए, 60 और 30 ऐड करें 90 आता है तो वो भी एक ही पॉइंट पर आए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं दो एंगल्स को चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो रेंज का फार्मूला है वो है v नॉट स्क्वायर ओवर g साइन 2 थीटा, ये हम फाइंड कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल द रेंज एट 75 डिग्री एंड 15 डिग्री इज द सेम, कि 75 और 15 डिग्री पे जो रेंज है वो सेम है। तो हम बारी बारी दोनों को चेक करते हैं इस फार्मूले में एंगल 75 और 15 पुट करके। तो सबसे पहले 75 पुट करते हैं, थीटा 75 के लिए r75 लिखा, v नॉट स्क्वायर ओवर g साइन 2 इंटू 75 हो गया, v नॉट स्क्वायर ओवर g साइन 150, साइन 150.5 होता है तो v नॉट स्क्वायर ओवर g साइन 0.5 हो जाएगा। इसी तरह हम ये रेंज फाइंड करेंगे 15 एंगल के लिए, तो थीटा की जगह पर हम 15 पुट कर देंगे, r के साथ 15 लिख दिया तो ये एंगल 30 हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर साइन 30 ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर g ओवर v नॉट स्क्वायर ओवर g साइन 0.5, साइन 30.5 के इक्वल है। तो ये आपने देखा है कि जो रेंज है वो चाहे एंगल 75 का था चाहे 15 का था, दोनों जगह पर रेंज सेम रही है। Hence, the range at 75 degree and 15 degree is the same. Similarly, for any two such angles equal degrees above and below 45, we can show that the range is same. यानी कि कोई भी दो ऐसे एंगल जिनका सम 45 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल आए, उसका क्या मतलब होगा कि उनकी जो रेंज है वो सेम है। तो जहाँ तक हमारी ये प्रोजेक्टाइल मोशन थी जिसमें हमने इसके सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसके अलावा किन दो एंगल्स पे प्रोजेक्शन सेम होती है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं।
तो इसके अलावा मज़ीद अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं या किसी भी क्वेश्चन के शॉर्ट, किसी भी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स आप देखना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। थैंक यू।